बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो हम मेथड डिस्कस करें इसका नाम है द रिलैक्सेशन मेथड। ये बेसिकली एक ब्रिटिश इंजीनियर है साउथवेल, तो उसने प्रेजेंट किया था, तो इसे हम साउथवेल रिलैक्सेशन मेथड भी कहते हैं या सिंपली रिलैक्सेशन मेथड भी कहते हैं। बहुत डिटेल के साथ डिस्कस करने वाला हूँ। ये मेथड भी बेसिकली सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए यूज़ करते हैं हम, लेकिन इसका जो कन्वर्जेंस रेट है वो प्रीवियसली जो हमने डिस्कस किया था गॉस सीडल मेथड और जैकोबी आइटरेटिव मेथड, इनसे बहुत ज़्यादा फास्ट है। लेकिन इसकी एक प्रॉब्लम यह है कि ये कोई वेल अडॉप्टेड इसकी कंप्यूटर एप्लीकेशन पॉसिबल नहीं होती। और क्यों पॉसिबल नहीं होती, यानी हम इसका जो कोड लिखना होता है वो हमारे लिए काफ़ी टफ हो जाता है, काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड होता है। इनफैक्ट हम शायद नहीं भी लिख सकते हैं इसका कोड। तो वो क्यों कर सकते हैं, यानी कंप्यूटर के अकॉर्डिंगली ये इतना कॉम्प्लिकेटेड क्यों है, तो ये सब हमने इस वीडियो के अंदर डिस्कस करना है। तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं रिलैक्सेशन मेथड। इसका मतलब यानी इसको रिलैक्सेशन मेथड क्यों कहते हैं, ये अभी मैं थोड़ी देर बाद आपके सामने एक्सप्लेन करता हूँ। बट दिस इज़ एन आइटरेटिव मेथड दैट इज़ मोर रैपिडली कन्वर्जेंस एज गॉस सीडल मेथड, जैसे कि अभी मैंने आपसे कहा। बट अनफॉर्चुनेटली इट इज़ नॉट वेल अडॉप्टेड टू कंप्यूटर एप्लीकेशन। बट कंप्यूटर एप्लीकेशन के लिए ज़्यादा सूटेबल नहीं है, रीज़न मैं आपको भी बताता हूँ। तो सपोज़ कीजिए कि मैं इसके प्रोसीजर को डिटेल से एक्सप्लेन करता हूँ, बट कुछ बातें मैं आपसे डिस्कस करना चाह रहा हूँ। सपोज़ कीजिए कि इक्वेशन है 8x1 प्लस x2 माइनस x3 इज़ इक्वल टू 8। और सपोज़ 2x1 प्लस x2 प्लस 9x3 इज़ इक्वल टू 12। अच्छा, इसमें आपने वीडियो को स्किप नहीं करना, क्योंकि बहुत सारे कॉन्सेप्ट आपसे स्किप हो जाएंगे, तो स्किप नहीं कीजिएगा बिल्कुल भी, डिटेल से देखिएगा। इसको दो डिफरेंट अप्रोचेस हैं, मैं आपको बताऊंगा, जो सिंपल लगे उसे आप अडॉप्ट कर लीजिएगा। 7x2 प्लस 2x3 इज़ इक्वल टू -4। बेसिकली ये सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैं आपके पास, ठीक है जी। अच्छा जी, अगर मैं चाहूँ तो मैं इस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को इस तरह भी लिख सकता हूँ। मैं यहीं पर इसको चेंज कर लेता हूँ। सपोज़ मैं इसको जो है वो लेफ़्ट हैंड साइड पे ले आता हूँ, तो ये माइनस इज़ इक्वल टू 0 हो जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल इसको भी मैं लेफ़्ट हैंड साइड पर शिफ्ट करता हूँ, तो ये बेसिकली माइनस इज़ इक्वल टू 0 हो जाएगा। और अगर सपोज़ इसको भी मेरे पास ये ऑप्शन मौजूद है, तो मैंने डायरेक्टली इसको कर लिया, दिस इज़ प्लस इज़ इक्वल टू 0 हो गया, राइट। अब एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूँ, वो क्वेश्चन ये है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं x1 x2 और x3 की ऐसी वैल्यूज़ इसके अंदर, यानी किसी एक इक्वेशन के अंदर सब्स्टिट्यूट करूँ, जिसको जब मैं सिंप्लीफाई करूँ और मेरा रिजल्ट 0 के इक्वल आ जाए, तो उसका क्या मतलब होगा। बहुत कॉमन सी बात है। इसका मतलब ये होगा कि वो x1 x2 और x3 इसके एग्जैक्ट रूट हैं, राइट, वो रूट बन जाएंगे। लेकिन प्रॉब्लम हमारे पास ये है कि हमारे पास एग्जैक्ट रूट ही तो अवेलेबल नहीं है। अगर हमारे पास एग्जैक्ट रूट, यानी कोई एनालिटिकल ऐसी अप्रोच होती जिससे हम एग्जैक्ट रूट निकाल सकते हैं, तो ऐसा जिस मेथड की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। तो यहाँ पर हम इनिशियली क्या करते हैं, हम x1 x2 और x3 की जो वैल्यूज़ है इसको अप्रॉक्सीमेट कर रहे होते हैं। मिसाल के तौर पर हम इसे किसी इनिशियल पॉइंट से हम इसको शुरू करते हैं, ठीक है। तो क्या ये पॉइंट समझ आया कि अगर हम इस सिस्टम के अंदर x1 x2 और x3 की कोई ऐसी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें जिस जब हम उसको सिंप्लीफाई करें तो ये सारी वैल्यू सिंप्लीफाई होने के बाद 0 बन जाए, तो इसका मतलब है कि जो आपने x1 x2 x3 इस इक्वेशन के अंदर या इस पूरे सिस्टम के अंदर सब्स्टिट्यूट किया है वो उसका रूट होगा, वो उनके रूट होंगे। लेकिन सपोज़ अगर मैं आपसे कहता हूँ कि मैं अपनी इनिशियल अप्रॉक्सीमेशन x1 x2 और x3 जो है उसको 0 असाइन करता हूँ, तो ये 0, ये भी 0, ये भी 0 हो जाएगा। तो आपके पास यहाँ से आंसर बचेगा -8, यहाँ पर आंसर आएगा -12 और यहाँ पर आंसर आएगा आपके पास +4, राइट। तो इसका मतलब ये है कि ये जो रिमेनिंग आपके पास वैल्यूज़ हैं इनको हम रेजिड्यूल भी कहते हैं, ठीक है जी, या हम इसको एरर भी कहते हैं। तो इसका मतलब है कि इस इक्वेशन में जितना बड़ा नंबर होगा बचेगा, इसका मतलब है कि उस इक्वेशन में सबसे ज़्यादा एरर होगा, राइट। इसको बाज़ औक़ात जो है हम चाहें तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, दिस इज़ R1, दिस इज़ R2 एंड दिस इज़ R3। तो जब भी हम कोई इनिशियल अप्रॉक्सीमेशन इस पर अप्लाई करते हैं तो इसका रेजिड्यूल मिल जाता है। तो अब मैं अगर आपसे कहता हूँ कि इस रेजिड्यूल को या एरर को किसी तरीक़े से अगर हम मिनिमाइज़ कर सकें, तो ऑफ कोर्स हम अपने रूट की तरफ अप्रोच कर जाएंगे, राइट। मिसाल के तौर पर इसमें सबसे ज़्यादा एरर एग्जिस्ट करता है, फॉर एग्जांपल 12 इसका रेजिड्यूल, राइट। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहला काम ये होगा कि हम अपने इस वेरिएबल से, यानी सेकंड वेरिएबल से, सेकंड यानी x2 से अपने इस एरर R2 को रिलैक्स करेंगे।
तो इसीलिए हम इसको रिलैक्सेशन मेथड भी कहते हैं। जो मैं अभी जैसे जैसे ये मेथड ग्रो करता जाएगा आपको ये बात समझ आती रहेगी, राइट। लेकिन उससे होगा क्या कि जब आप x2 की मदद से आपका जो r2 है इसको रिलैक्स करते हैं, यानी इसको मिनिमाइज़ कर देंगे, तो डेफिनेटली होगा ये कि आपके पास, क्योंकि ये काम सिर्फ एक इक्वेशन पर नहीं बल्कि पूरे सिस्टम के ऊपर होगा, तो ये पॉसिबल है कि आपके पास ये रेजिड्यूल जो अभी आपको 8 और 4 दिख रहे हैं, हो सकता है इसकी वैल्यूज़ इंक्रीज़ हो जाए। यानी जो टारगेट है आपके पास पहली इक्वेशन, उसका रेजिड्यूल तो मिनिमाइज़ हो जाएगा x2 के थ्रू, लेकिन ये पॉसिबल है कि आपके पास x1 और x2 बढ़ जाए। पॉइंट समझ रहे मेरा? तो फिर आपने क्या करना होगा, फिर आपको परेशान होने की बात नहीं है। अब सपोज़ कीजिए कि फर्स्ट आइटरेशन के बाद ये 8 जो है ये फॉर एग्ज़ाम्पल बन जाता है 15, राइट। यानी ये बिगेस्ट रेजिड्यू होता है। तो अब हम करेंगे ये कि इस बिगेस्ट रेजिड्यू को हम x1 से रिलैक्स करेंगे, यानी x1 के ज़रिए हम इसको जो है वो मिनिमाइज़ करेंगे, ठीक है। इस तरीके से बाकी वैल्यूज़ कुछ इंप्रूव होती रहेंगी, लेकिन ग्रेजुअली ओवरऑल जो रिज़ल्ट है वो अपने आंसर की तरफ कन्वर्ज होता रहेगा, यानी ये तमाम के तमाम रेजिड्यूल जो हैं वो ज़ीरो हो जाएंगे। तो हमारी कोशिश ये है कि हम अपने रेजिड्यूल्स को, तमाम रेजिड्यूल को मिनिमाइज़ करें। तो इतनी नंबर ऑफ़ आइटरेशन परफॉर्म करनी है जिससे हमारे पास ये तमाम रेजिड्यूल जो हैं वो मिनिमाइज़ हो जाएं। तो लास्ट आइटरेशन में जब ये तमाम की तमाम मिनिमाइज़ हो जाएंगे तो हमने x1, x2 और x3 की जो भी वैल्यू पुट की होगी वो अप्रॉक्सीमेटली इसका रूट होगा, ठीक। अब हम ज़रा इस मेथड को डिटेल से देखते हैं। अच्छा जी, अब इस मेथड को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहला काम तो मैं एक और आपको तरीक़ा बताता हूँ करने के लिए। वो ये है कि आप सबसे पहले तो चेक करेंगे कि क्या ये सिस्टम जो है वो डायगोनली डोमिनेंट है। डायगोनली डोमिनेंट है, ये तो आपने डायगोनली डोमिनेंट है या नहीं है, तो ये तो आपने डायगोनली डोमिनेंट को चेक करना है। तो मैं उम्मीद है कि आप इसको चेक कर लेंगे। इसको मॉड में रखिएगा और फिर ग्रेटर देन एंड इक्वल टू इसके कोफिशिएंट जो पहले बताया था आपको, चेक कीजिएगा। तो जब मैंने इस सिस्टम को इसी तरीके से डायगोनली डोमिनेंट चेक किया जो आप करने वाले हैं, तो ये डायगोनली डोमिनेंट नहीं निकला, राइट। तो जब ये डायगोनली डोमिनेंट आपके पास नहीं हुआ तो आपने क्या किया, इसको डायगोनली डोमिनेंट बनाने के लिए हमने इन इक्वेशन को इंटरचेंज कर दिया, ठीक है, जैसे कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ। तो इन इक्वेशन को अगर आप इंटरचेंज कर दें तो आपके पास जो सिस्टम है वो डायगोनली डोमिनेंट हो जाएगा, ठीक है जी। तो यहाँ पर आपको, यहाँ तक मेरे ख्याल है वो बात आपकी समझ आ गई है कि मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है। तो ये चीज़ आपकी हो गई है क्लियर। तो पहले तो हम अपनी सिस्टम को अरेंज कर लेते हैं। ये बात आपने खुद चेक करनी है कि जब मैं सिस्टम को इंटरचेंज कर लूँगा तो ये सिस्टम डायगोनली डोमिनेंट हो जाएगा। तब मेरे पास जो इक्वेशन है वो कुछ इस तरह की बनकर आएगी मेरे पास। मैं एक चीज़ आपके सामने और भी कर रहा हूँ, थोड़ा सा मुश्किल अप्रोच है लेकिन काम इससे बड़ा ज़बरदस्त हो जाता है। वो काम मैं ये भी कर रहा हूँ कि मैं इस पूरे सिस्टम में मैं ये चाह रहा हूँ कि x1, पहले तो मैं सिस्टम को इंटरचेंज कर लेता हूँ फिर बताता हूँ आपको। तो जब मैं सिस्टम को इंटरचेंज करता हूँ तो ये बनता है 8x1 प्लस x2 माइनस x3 माइनस 8 इज़ इक्वल टू 0। फिर यहाँ पर मैं लिखने वाला हूँ x1 माइनस 7x2 प्लस 2x3 प्लस 4 इज़ इक्वल टू 0। और फिर मैं यहाँ पर लिखने वाला हूँ 2x1 प्लस x2 प्लस 9x3 माइनस 12 इज़ इक्वल टू 0। अब जब आप इसको डायगोनली डोमिनेंट चेक करेंगे तो ये ऑफ कोर्स डायगोनली डोमिनेंट हो जाएगी। तो ये आप खुद ट्राई कीजिएगा। अच्छा जी, दूसरा काम मैं ये भी करने वाला हूँ कि यहाँ पर ये जो डायगोनल एलिमेंट हैं जिनकी मुझे ज़रूरत पड़ेगी, इनको मैं, इनके कोफिशिएंट को जो है वो 1 बनाने वाला हूँ, राइट। इनके कोफिशिएंट को 1, वो इसलिए क्योंकि अगर आपने लीनियर अलजेब्रा पढ़ी है तो आप जो है वो इकोलॉन या रिड्यूस इकोलॉन फॉर्म में जो मैट्रिक्स है आपके पास, यानी अपर और लोअर मैट्रिक्स में आप डायगोनल एलिमेंट को 1 करे होते हैं। इसका फ़ायदा ये होता है कि जो भी सिंप्लीफिकेशन आपके पास परफॉर्म हो रही होती है वो सिंपल हो जाती है। यानी कि अगर किसी कोफिशिएंट को अगर आपने 0 करना है तो सिंपल इसके 1 के साथ मल्टीप्लाई करना होता है और दूसरी वैल्यू के साथ आपने जस्ट ऐड कर देना होता है, ठीक है जी। अब क्वेश्चन ये है कि ऐड भी कर सकते हैं और सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन अगर सपोज अगर इसके साथ माइनस लगा होगा, यानी माइनस टाइम अगर मल्टीप्लाई कर दें आप किसी नंबर के साथ, तो ऑफ कोर्स हमेशा आपको ऐड ही करना पड़ेगा। तो चूँकि हम अपनी सिंप्लीफिकेशन को आसान करने के लिए ये काम कर रहे हैं, आप अगर ना चाहें तो ना करें, कोई इशू नहीं है। तो यहाँ पर मैं 2 काम कर रहा हूँ। एक काम तो ये कर रहा हूँ कि मैंने इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया इन तीनों इक्वेशन को। तो इसको माइनस से मल्टीप्लाई किया तो ये रिज़ल्ट हो गया आपके पास माइनस, राइट। यहाँ माइनस आ जाएगा, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर भी माइनस आ जाएगा।
ये वाला रिज़ल्ट क्या होगा, ये रिज़ल्ट प्लस बन जाएगा, और ऑफ कोर्स ये माइनस है तो ये भी प्लस हो जाएगा। ठीक है जी। सेकंड आपके पास क्या हो जाएगा, फर्स्ट वैल्यू माइनस में आ जाएगी, फिर ये वैल्यू माइनस थी प्लस हो गई, फिर थर्ड वैल्यू चूँकि प्लस है तो थर्ड वैल्यू आपकी माइनस में आ गई, और फोर्थ वैल्यू भी आपके पास प्लस है तो ये जो फोर्थ वैल्यू है ये भी आपके पास जो है वो माइनस में आ गई। उम्मीद है कि आप ये पॉइंट अच्छे से समझ रहे हैं। इसी तरीके से जब आप जो है वो, अच्छा सॉरी, एक मैं बात आपको बताना यहाँ पर भूल गया, ये मैं इसको वापस अंडू कर देता हूँ। ये तो खैर सॉरी, ये हाँ, इसको वापस मैंने अंडू कर दिया। अच्छा जी, मुझे डायगोनल एलिमेंट को माइनस में करना है, क्योंकि मुझे उसी डायगोनल यानी फर्स्ट इक्वेशन में अगर रेजिड्यू जो है वो फॉर एग्जांपल R1 बिगेस्ट है तो मुझे इसके कोफिशिएंट की ज़रूरत पड़ेगी। तो मैं कोशिश करूँगा कि ये माइनस में हो ताकि सिंप्लीफिकेशन आसान हो जाए। और सेकंड रेजिड्यू अगर R2 बिगेस्ट है तो मुझे X2 की ज़रूरत, तो मुझे कोशिश करनी कि डायगोनल एलिमेंट एटलीस्ट मेरे पास माइनस हो। तो ये माइनस है और ये तो ऑलरेडी माइनस है तो उसको हमें छेड़ने की ज़रूरत ही कोई नहीं है। ठीक है जी, तो ये तो हमारे पास पहले से ही माइनस मौजूद है तो इसको तो बिल्कुल हम नहीं तंग करते हैं। और जो थर्ड है आपके पास उसमें जो है वो हम इसको माइनस कर लेते हैं। तो ये जो है आपके पास, इसको जब आप माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वाला रिज़ल्ट माइनस बन जाएगा। ये रिज़ल्ट, अच्छा थोड़ा सा मुश्किल आपको ज़रूर अभी लग रही होगी, लेकिन जब मैं इसकी दो अप्रोचेज़ आपको बता दूंगा तो आपको जो आसान लगे वो कर लीजिएगा आप। ठीक है जी, तो ये तीनों माइनस हो गई। यहाँ तक बात क्लियर हो गई आपको। तो पहला काम तो आपने इसको डायगोनली डोमिनेंट चेक किया। जो इक्वेशन जिस फॉर्मेट में आपके पास गिवन है वो डायगोनली डोमिनेंट नहीं थी, ये आप क्रॉस चेक कीजिएगा। जब मैंने इन इक्वेशन को इंटरचेंज किया तो ये इक्वेशन डायगोनली डोमिनेंट हो गई हैं। साथ साथ मैं सिंप्लीफिकेशन को ईजी करने के लिए जो डायगोनल में वैल्यूज़ हैं, एक तो ये कि उन सबको माइनस में कर दूंगा, सेकंड ये कि इनके कोफिशिएंट को मैं 1 कर लेता हूँ। तो ये इनका कोफिशिएंट आप मुझे बताएं कि 1 कैसे हो सकता है। बहुत सिंपल है, अगर फर्स्ट इक्वेशन को -8 से डिवाइड कर दिया जाए, सेकंड इक्वेशन को -7 से डिवाइड कर दी जाए और थर्ड इक्वेशन को -9 से डिवाइड कर दिया जाए, तो अगर हम इसको इस तरह डिवाइड कर दें तो हमारे पास एक न्यू सेट ऑफ इक्वेशन बनकर आएगी जो हम लिख रहे हैं यहाँ पर। तो आप जो है वो मेरे साथ साथ चेक करते रहिएगा इसको। तो अब मेरे पास जो नई इक्वेशन बन गई वो बन गई -x1 -0.125x2 प्लस 0.125 प्लस 1 इज़ इक्वल टू 0। फिर ये इक्वेशन बन गई आपके पास 0.143x1 माइनस x2 एंड प्लस 0.286x3 प्लस 0.571 इज़ इक्वल टू 0 लिख लें। अगर आप चाहें तो उसको R1 लिख लें, इसको अगर आप चाहें तो R2 लिख लें, एज यू विश। माइनस 0.222x1 माइनस 0.111x2 माइनस x3 प्लस 1.333 इज़ इक्वल टू R3। 0 कर लें पहले, चाहे तो इसको यूँ लिख लें, 0 इज़ इक्वल टू समथिंग R3, राइट। तो आप 0 नहीं भी लिखेंगे तो कोई हर्ज नहीं है, 0 भी लिखेंगे तो कोई हर्ज नहीं है, तो जैसा आपका मूड हो आप उसको उस तरह लिख सकते हैं। तो ये बेसिकली आपके जो है वो रेजिड्यूल बन जाएंगे। बल्कि मैं यहाँ पर 0 को हटाकर इसकी जगह, क्योंकि मैं 0 तो एक्चुअली आएगा ही नहीं, यही तो हमें ढूंढना है, बट नॉन ज़ीरो कोई ना कोई वैल्यूज़ हमारे पास जनरेट होंगी तो हम उसको रेजिड्यू R1, R2 और R3 कह देते हैं, राइट। अब अपनी मर्ज़ी से हम यहाँ पर x1, x2 और x3 की वैल्यू जो है वो सब्स्टिट्यूट करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास रेजिड्यू जनरेट हो जाएंगे। फिर जो बिगेस्ट रेजिड्यू होगा उसको हम उसकी कॉरस्पॉन्डिंग जो वेरिएबल का कोफिशिएंट होगा उसके थ्रू उसको रिलैक्स करेंगे। कैसे करेंगे ये सारी बातें मैं अभी आपको डिटेल से बताने वाला हूँ, तो आप मेरे साथ साथ बिल्कुल इस चैनल के ऊपर रहिएगा। तो आप बिल्कुल साथ साथ जो है वो रहिएगा और इसमें से कोई स्टेप जो है वो आपने मिस नहीं करना। तो यहाँ तक हमारी बात हो गई। थोड़ा सा मैनुअली समझा दूँ, फिर हम इसको टेबल बनाकर सॉल्व करेंगे। तो मैनुअली ये कि हमने इस प्रॉब्लम को स्टार्ट किया, हमने कहा फॉर एग्ज़ाम्पल कि x1 इज़ इक्वल टू x2 इज़ इक्वल टू x3 इज़ इक्वल टू 0, यानी ये हमारे पास जो है वो कोई इनिशियल गैस हो गई हमारी, ठीक है। ये हमारे पास कोई इनिशियल गैस यानी इनिशियल सोल्यूशन हो गया। अब आपने उठाकर इसको इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 3 में सब्स्टिट्यूट कर दिया।
तो जब आप इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आपके पास जो रेजिड्यू R1 है वो 1 के इक्वल हो जाएगा, जो रेजिड्यू R2 है वो आपके पास 0.571 बन जाएगा। इसी तरीके से जो रेजिड्यू R3 है वो 1.333 के इक्वल हो जाएगा, राइट। तो इसमें से सबसे लार्जेस्ट रेजिड्यू कौन सा है? ये R3 वाला जो रेजिड्यू है आपका लार्जेस्ट रेजिड्यू है, लार्जेस्ट रेजिड्यू। अब चूंकि ये सबसे बड़ा है तो इसका मतलब है कि जो थर्ड इक्वेशन है, इस थर्ड इक्वेशन के अंदर एरर सबसे ज़्यादा है। तो अब आपने क्या करना होगा, अब आपने करना ये होगा, ये जो x3 हमने बनाया है, इस x3 की मदद से इसको मिनिमाइज़ करेंगे। अब ये मिनिमाइज़ करने का सबसे आसान तरीका क्या करना होगा, आपने सिंपली क्या करना होगा, ये जो 1.33 है इसको आपने x3 यानी आपने x3 की जो वैल्यू है आपने वो क्या लेनी होगी। अगर इस x3 की वैल्यू जो है वो आप 1.33 लेते हैं तो ये प्लस और माइनस वाली वैल्यू एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगी, राइट। ये कैंसिल हो जाएंगी, बाकी इक्वेशन सेम रहेगी। इस इक्वेशन में भी x3 वही लगेगा जो आपने लिया होगा, क्या लिया होगा 1.33, यहाँ पर भी 1.33 हो जाएगा। तो जिसकी वजह से इनके रेजिड्यूज़ जो हैं वो बेसिकली डिफरेंट हो जाएंगे, ठीक है। तो ये इस तरह इसको हम रिलैक्स करेंगे। क्या ये आपको पॉइंट आपके समझ आ गया है कि हम इसको किस तरह रिलैक्स कर रहे हैं? अब R3 जो है, चले मैं इसको एक दफ़ा रिपीट कर देता हूँ आपके लिए। अब R3 जो है वो चूँकि बिगेस्ट वैल्यू है तो आपने यहाँ पर x3 की जगह पर एक ऐसी वैल्यू पुट करनी है जिससे इसके रेजिड्यू को मिनिमाइज़। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि बताएं x3 को क्या रखूं, तो ऑफ कोर्स अगर मैं x3 को मल्टीप्लाई, पूरी x3 को मल्टीप्लाई यानी x3 जो है वो मैं ले लेता हूँ 1.333, तो ये माइनस का होगा, ये प्लस का होगा, एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे और इसका जो रेजिड्यू है वो बेसिकली 0 के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि x2 और x1 तो ऑलरेडी 0 के इक्वल है। सिमिलरली x1 और x2 तो ऑलरेडी 0 के इक्वल होंगे। यहाँ पर जब आप x3 की वैल्यू ये सब्स्टिट्यूट कर देंगे और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपका एक रेजिड्यू प्रोड्यूस हो जाएगा। x1 और x2 पहले 0, ये इनिशियल कंडीशन से 0 के इक्वल होगा, लेकिन जब आप x3 की वैल्यू जो है, जो अब इम्प्रूव्ड वैल्यू है, उसको यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये 1 के साथ ऐड होकर आपके पास रेजिड्यू बन जाएगा। तो होगा क्या, आपके पास अगेन 3 रेजिड्यू जनरेट होंगे जिसमें एक लार्जेस्ट होगा सबसे, तो ये तो मिनिमाइज़ हो जाएगा। बाकी इन दोनों में से आपने चेक करना होगा कौन सा लार्जेस्ट है। अब अगर सपोज़ कीजिए कि अगर आपके पास R1 लार्जेस्ट जनरेट होता है तो फिर R1 को आपने x1 यानी x1 की जगह पर आपने एक ऐसी वैल्यू पुट करनी होगी, मल्टीप्लाई करना होगा जिससे इसको सब्ट्रैक्ट किया जाए तो ये सिंप्लीफाई होने के बाद मिनिमाइज़ हो जाए, ठीक है जी। तो ये बेसिकली आपकी स्कीम होगी तो जिसके थ्रू हम ये काम कर रहे होंगे। तो इसमें जो है हम इसको टेबल बनाकर काम करते हैं ताकि हमारा जो काम है वो थोड़ा आसान हो जाए। तो इसमें 2 टेबल बनते हैं, एक होता है ऑपरेशनल टेबल जो भी हम बनाने की बनाते हैं, इसमें हम सारे कोफिशिएंट्स लिख देते हैं यहाँ पर। तो ये मैं बना रहा हूँ आपके सामने जी। तो एक इस तरह का एक छोटा सा रेक्टेंगल बना लेते हैं जिसके अंदर हम सारे के सारे जो है वो कोफिशिएंट इक्वेशंस के लिखने वाले हैं, राइट। तो यहाँ पर हम लिखने वाले हैं इक्वेशन नंबर 1 और ये कुछ इस तरह लिखेंगे हम। कोई भी पॉइंट क्लियर ना हो तो मुझसे ज़रूर डिस्कस कर लीजिएगा। दिस इज़ इक्वेशन नंबर 1। तो ये इक्वेशन हो गया। यहाँ पर हम लिखते हैं, हम फर्स्ट इक्वेशन में और यहाँ पर इसके कोफिशिएंट लिखते हैं कि x1, x2 और x3 क्या होगा आपके पास। तो फर्स्ट इक्वेशन में जो x1 का जो कोफिशिएंट है आपके पास वो क्या है, आपके पास -1 और फिर माइनस का 0.125। तो उसी सीक्वेंस के अंदर मैं इसके कोफिशिएंट यानी इन शॉर्ट ये कोफिशिएंट मैट्रिक्स है, -1 -0.125 एंड 0.125। सेकेंड इक्वेशन बनेगी 0.143 -1 एंड 0.286। थर्ड इक्वेशन बनेगी आपके पास 0.222 देन -0.111 और फिर -1। ये आपने कोफिशिएंट मैट्रिक्स बना ली, ठीक है जी। और फिर इसके बाद जो है वो आप क्या बनाने वाले हैं, आप जो है वो रिलैक्सेशन टेबल बना लें। तो इसे जो हम बनाने वाले हैं वो कहलाता है रिलैक्सेशन टेबल। रिलैक्सेशन टेबल देखिए अभी रिलैक्सेशन टेबल कैसे बनना है इसको। ये सपोज एक थोड़ा बड़ा सा एक रेक्टेंगल आप इस तरह बना लें। आगे भी हमें नीचे भी हमें इसकी शायद ज़रूरत पड़ेगी तो वो हम देखेंगे कि ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है। यहाँ पर कुछ इस तरह लिखें कि x1 की वैल्यू डाल दें,
यहाँ पर जो आपका रेजिड्यू जनरेट होगा वो लिख दें R1, यहाँ पर आप लिखें X2, सपोज ये हो गया आपका X2, यहाँ पर हो जाएगा आपके पास ये हो जाएगा आपके पास R2 और ये हो जाएगा आपके पास X3 एंड देन R3, राइट। तो ये आपके पास जो है ये X1 हो जाएगा, यहाँ पर R1 लिख लीजिए, ये X2 बन जाएगा, यहाँ R2 हो जाएगा, ये X3 होगा और ये R3 होगा। आप ज़रा देखिए कि हम क्या करने वाले हैं। इनिशियली हम इस प्रॉब्लम को कहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं? इनिशियली हम इस प्रॉब्लम को स्टार्ट कर रहे हैं x1 इज़ इक्वल टू x2 इज़ इक्वल टू x3 इज़ इक्वल टू 0 से स्टार्ट कर रहे हैं। तो जब हम इसको 0 से स्टार्ट करते हैं और अपनी इन इक्वेशंस के अंदर जो है वो 0 0 0 पुट करते हैं तो अब आपके पास रेजिड्यू बन जाएंगे 1, 0.571, 1.33। अच्छा, अगर आपने डेसिमल्स के साथ डील नहीं करना तो आप इस प्रॉब्लम को 1000 से मल्टीप्लाई कर लें, ठीक है जी। तो 1000 से जब आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका फ्रैक्शन डेसिमल जो है वो रिमूव हो जाएगा और फाइनल जो भी आंसर निकलेगा उस आंसर को 1000 से वापस से डिवाइड कर लेंगे। तो रेजिड्यू 1 है, एक्चुअली 1 नहीं है, 1 मल्टीप्लाई 1000 हो गया, ये 571 बन जाएगा और ये 1333 हो जाएगा जब हम इनको 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है जी। और अगर ऐसा नहीं करना चाहें तो मैं एक और तरीका बताता हूँ, उससे भी आप कर सकते हैं। तो आपने क्या किया, यहाँ पर x1 की वैल्यू 0 असाइन की, राइट। जब x1 की वैल्यू आपने 0 रखी, x2 की वैल्यू 0 रखी और x3 की वैल्यू 0 रखी, तो जो आपके पास R1 निकला वो 1 था, एक्चुअली इसकी जगह 1000 लिख लिया आपने। R2 जो था वो 571 हो जाएगा 1000 से मल्टीप्लाई होने के बाद, और R3 जो है वो 133। ये सिर्फ हमने अपनी सिंप्लिसिटी के लिए किया, ठीक है। अच्छा जी, अब आप मुझे बताएं कि इसमें बिगेस्ट रेजिड्यू कौन सा है। ऑफ कोर्स ये हमें नज़र आ रहा है कि 1, हमें ये दिख रहा है कि जो 1333 है ये बेसिकली बिगेस्ट रेजिड्यू है। तो अब आपने करना ये है कि इस R3 की वैल्यू को रिलैक्स करना है X3 के थ्रू, ठीक है जी। तो मैं ज़रा अपनी इस वाले टेबल पर चलता हूँ, राइट, ये यहाँ चलते हैं। अब आपके पास है ये बेसिकली X3, ठीक है जी। अब आपने सिर्फ X3 वाले कॉलम को याद रखना है अपने पास, ये कॉलम आपका जहन में होना चाहिए, ठीक है। आप X3 की जगह पर ऐसी कौन सी वैल्यू पुट करें कि जब आप इसको 1 से मल्टीप्लाई करें और इसके साथ ऐड करें तो वो आंसर 0 हो जाएगा। तो वो वैल्यू कौन सी होगी जी, थोड़ा सा सोचें, वो वैल्यू कौन सी लिखी जाएगी? वो वैल्यू ऑफ कोर्स, अच्छा मैं एक टेबल को ज़रा इस तरह आपके लिए कर भी दूं ताकि आपको पता लगे कि इसको लिखा कैसे जाता है। ये इस तरह लिखें, ठीक है। अब आपने इसको इस तरह लिखना होता है कि कौन सी वैल्यू पुट करें। ऑफ कोर्स कि अगर मैं x3 को +1333 से अगर x3 की वैल्यू ऑफ कोर्स ये लेता हूँ तो ऑफ कोर्स के वो -1 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या बन जाएगा आपके पास, ये बन जाएगा -1333, राइट। अब आप नोट करें कि यहाँ पर इस माइनस का क्या पर्पस था, फ़ायदा क्या है कि आपके पास जो भी रेजिड्यू होगा उसको जस्ट -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, ऑटोमेटिकली उसकी साइन ऑपोजिट हो जाएगी और आप ऐड करेंगे तो ऑटोमेटिकली उसका आंसर 0 के इक्वल हो जाएगा। तो ये आंसर आ जाएगा आपके पास 0 ऐसे, राइट। इसके अलावा क्या करना है कि यही काम आपने इसके साथ भी करना है, इसके साथ भी करना है। यानी अगर आप इक्वेशंस में नोट करें तो आपके पास x1 और x2 तो सब 0 हो रहे होते हैं, बट x3 से आप इसको चेंज कर रहे होते हैं ना। तो अब आपने पूरे वेरिएबल x3 से आपने इसको रिलैक्स करना है। तो पहला काम ये कि R3 था, इसको जब आप जो है वो 1333 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस का 133 जनरेट होगा, सिंप्लीफाई करेंगे आंसर 0 आ जाएगा। तो आपने यहाँ पर मेंशन भी कर दिया कि हमने x3 की ये वाली वैल्यू रखी, ठीक है जी। अब सेम काम आपने यहाँ पर भी करना है। क्या करना है आपने कि जब आप 1333 वैल्यू जो है 1333 x3 की वैल्यू, उसको जब आप 0.286 से मल्टीप्लाई करेंगे, जो मैं मल्टीप्लाई कर ज़रा निकाल लेता हूँ, मुझे एक सेकंड आप थोड़ा सा टाइम दे देंगे जी। जो मेरे पास वैल्यू है 0.286, इसको मैं जब मल्टीप्लाई करता हूँ किसके साथ, 1333 के साथ, तो आंसर बनता है 381.2, यानी अप्रॉक्सीमेटली ये इक्वल है 381 के। तो यहाँ पर ये R2 की जगह पर आप लिख दीजिएगा 3, दिस इज प्लस का 381। और इसी तरीके से यहाँ पर इस नंबर को भी जब आप 1333 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आंसर अप्रॉक्सीमेटली इक्वल होगा कहाँ, किसके, प्लस के 167 के। प्लस की साइन लिखना ज़रूरी नहीं है, राइट। तो जब आप इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं, इन दोनों को आपस में ऐड करते हैं
तो ये रिज़ल्ट बन जाएगा आपके पास 952 और ये रिज़ल्ट आपके पास बन जाएगा 1167। ठीक है जी, ये चीज़ क्लियर हो गई आपको। चले जी, अब आप नेक्स्ट स्टेप परफॉर्म करते हैं। ये फर्स्ट आइटरेशन हो गई। अब आप बताएं कि इसमें से बिगेस्ट रेजिड्यू, अच्छा जी, जो एक्स वाली वैल्यूज़ हैं अगर चाहें तो उनको आप जो है वो एक सर्कल या एक बॉक्स बना लें, क्योंकि एंड में हम क्या करेंगे, इन्हीं सारी वैल्यूज़ को ऐड कर लेंगे तो हमारे पास फाइनल रिजल्ट होगा। जैसे आप इसको बॉक्स कर लें, ठीक है, इसकी हमें एंड में ज़रूरत पड़ने वाली है, राइट। अब अगर आप चेक करें तो हमारे पास जो रेजिड्यू है 1167 जो ग्रेटेस्ट रेजिड्यू है, तो इसको हमने रिलैक्स करना होगा। किससे? हमने इसको रिलैक्स करना होगा अपने वेरिएबल x1 से। तो अपने वेरिएबल x1 से जब आप -1 को किस ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करें कि जब हम उसके साथ ऐड करें तो आंसर 0 हो जाए, तो ऑफ कोर्स वो सेम नंबर होगा। तो आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी कि हमने क्या किया था। तो अब आपने पहले तो ये काम ये करें कि आप इस काम को इसी फैशन से करेंगे तो आपका काम करना आसान होगा। जी, तो आपने क्या किया, यहाँ पर आपने x1 की वैल्यू रखी। क्या वैल्यू रखी? 1167। तो जब 1167 को -1 से मल्टीप्लाई किया तो ये क्या बन जाएगा? -1167। अच्छा जी, फिर इसी तरीक़े से यहाँ पर क्या वैल्यू आएगी? अब आपने क्या करा, इधर आ जाइए। जब 1.43 को मल्टीप्लाई करेंगे 1167 से, अब आप मल्टीप्लाई करेंगे 0.143 को, तो आपका जो रिज़ल्ट है वो क्या जनरेट होगा? आपका रिज़ल्ट जनरेट होगा प्लस का 167, चेक कर लीजिएगा। और इसी तरीके से यहाँ पर रिज़ल्ट जनरेट होगा -259, यानी क्या 1167 को आप जब मल्टीप्लाई करेंगे माइनस के 0.222 के साथ, तो ये आंसर आ जाएगा आपके पास। ठीक है, तो जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो देखें ये रेजिड्यू आपके पास 0 हो जाएगा। इन दोनों को अगर आप आपस में ऐड करेंगे तो ये आंसर हो जाएगा 111999, और ये जो रिज़ल्ट है ये बन जाएगा माइनस का 259, राइट। और अगेन हमारे पास जो रिज़ल्ट आपके पास आया है, जो आपने वैल्यूज़ लिखी हैं, वो आप x की वैल्यूज़ को इस तरह सर्कल बना रहे, क्योंकि इनका हम बाद में ऐड करने वाले हैं। ठीक है जी, तो यहाँ तक आपको ये बात क्लियर हो गई। अब आप अगेन चेक करें कि इनमें से कौन सा रेजिड्यू जो है वो सबसे बड़ा है, तो ऑफ कोर्स 1119 ही सबसे बड़ा है। तो अब आपने जो है ये 119 को जो है वो करना होगा, और 119 को आप जो है वो कौन सी वैल्यू से आप इसको रिलैक्स करने वाले हैं जी? x2 से रिलैक्स करने वाले हैं। ठीक है जी, क्यों x2 से हम क्यों रिलैक्स करने वाले हैं? हम इसलिए इसको x2 से रिलैक्स करने वाले हैं क्योंकि ये रेजिड्यू R2 है। तो इसमें क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये होगा इस ऑपरेशनल टेबल के अंदर इसको आपने मल्टीप्लाई कर देना है एक ऐसे नंबर के साथ, जब आप उसको इसके साथ ऐड करें तो 0 हो जाए, तो ऑफ कोर्स वो सेम नंबर होगा। ठीक है जी, तो आपने क्या लेना है भाई? x2 की वैल्यू आप क्या ले रहे हैं? 1119, और जब इसको -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1119 बनेगा, और ये तो रिज़ल्ट 0 आ जाएगा। सिमिलरली यहाँ पर जो रिज़ल्ट जनरेट होगा, यानी 1119 को जब आप जो है वो माइनस के 125 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो भी क्वांटिटी जनरेट होगी वो माइनस के साथ होगी, तो ये आपके पास बन जाएगा -140। इसी तरीके से ये रिज़ल्ट बन जाएगा -124। इसको आप फर्दर सिंप्लीफाई करें तो ये आंसर आ जाएगा -140, और इसके बाद ये जो रिज़ल्ट होगा ये कितना होगा? ये रिज़ल्ट बनेगा -383। ठीक है जी, तो उम्मीद है कि आपको ये इस तरह का आइटरेटिव प्रोसेस समझ आ रहा होगा, और आप नोट कीजिए कि आपके रेजिड्यूज़ जो हैं वो मिनिमाइज़ होते जाते हैं। और फिर ये जो आपके पास आपने वैल्यू पुट की है, ये जो आपने वैल्यू लिखी है, जो x की वैल्यू आई है, इसको आप इस तरह सर्कल बना लें, क्योंकि रेक्टेंगल बना लें, इसकी हमें ज़रूरत पड़ने वाली है। तो हम क्या करने वाले हैं, अपने इसी फर्दर प्रोसेस को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, तो ज़रा टेबल को इन्हेंस कर लेते हैं हम थोड़ा। ये हमारा टेबल जो है वो आगे बढ़ जाएगा इस तरह। तो ये तो पर्पल कलर से आ गया, हम अपने कलर को चेंज कर लेते हैं। इस तरह अगर मैं इसको ठीक से बनाऊंगा तो ये कि आपको ज़रा देखने में भी सही लगेगा। ये भी गलत हुआ है, अच्छा से एक टेबल बना लेते हैं। ठीक है, ताकि आप इसको डिटेल से समझ सकें कि क्या हो रहा है यहाँ पर। ये आपने राइट, इस तरह आपने टेबल बना लिया है। ज़रा जल्दी से इन लाइनों को एक्सटेंड कर लेते हैं। ये लाइन आपकी एक्सटेंड किया ताकि कुछ आइटरेशन आप और अच्छे से समझ सकें।
ये हमने तमाम लाइनों को इस तरह एक्सटेंड कर लिया। ठीक है जी, चलिए जी, अब हम जो है वो अगेन अपनी प्रॉब्लम पर चलते हैं। अब अगेन अगर आप नोट करें तो यहाँ पर कौन सा रेजिड्यू जो है वो बिगेस्ट रेजिड्यू है। एक नंबर है आपके पास -140 और सेकंड नंबर है -383। तो अब आपने ये बताना है कि इसमें से कौन सा नंबर बड़ा है। और ऑफ कोर्स अगर नंबर लाइन का आपको कॉन्सेप्ट हो तो ये जो है ये नियरेस्ट होगा। यानी इसको समझाने के लिए मैं कुछ यूँ बता दूँ कि मिसाल के तौर पर ये होगा आपके पास माइनस का 383 और ये बन जाएगा आपके पास ये बन जाएगा आपके पास -140 और ये होगा माइनस का 383। तो ये बेसिकली अपने रिज़ल्ट से बहुत दूर है, तो ये यानी ये ज़्यादा बड़ा रेजिड्यू है। ठीक, तो इसका शॉर्टकट में मतलब ये है कि आप माइनस के साइन को निगलेक्ट कर लें, जो मैग्नीट्यूड है उसी को असाइन कर लें। तो ये मैग्नीट्यूड वाइज 383 बड़ा है, तो बेसिकली इस रेजिड्यू को आपने मिनिमाइज़ करना है। अब चूँकि ये x3 वाली लोकेशन के ऊपर है तो इसको मिनिमाइज़ करने के लिए आपने क्या करना होगा, आपने x3 को देखना होगा। तो ये इस ऑपरेशनल टेबल में ये है आपके पास x3। अब इसको एक ऐसी वैल्यू से आपने मल्टीप्लाई, ऑफ कोर्स वो वैल्यू कौन सी होगी, माइनस टाइम 383 होगा, क्योंकि ये माइनस से मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाएगा और ऐड करेंगे तो आंसर 0 हो जाएगा। तो आपको मेरा ख्याल है कि ये सारी स्कीम जो है वो क्लियर हो रही है जी। तो अब आपने क्या किया, आपने ये किया कि माइनस की 383 वैल्यू रखी यहाँ पर, तो ये बेसिकली आपके पास प्लस का 383 हो जाएगा। सिमिलरली ये प्लस, अच्छा जी, ये वैल्यू आपके पास -109 बन जाएगी और ये वैल्यू आपके पास -48 हो जाएगी, राइट। इसको आप सिंप्लीफाई कर लें, तो सिंप्लीफाई करेंगे तो ये माइनस का 189 स्कीम अगर आप समझ गए हैं तो बस मैं इसको ज़रा जल्दी से परफॉर्म कर लेता हूँ। -109 हो गया और ये वाला आंसर 0 के इक्वल आ गया। ठीक है, हम यहाँ पर अपना एक रेक्टेंगल बना लेते हैं पर्पल कलर से, क्योंकि एक हमें और वैल्यू मिल गई है जी। अब आप मुझे नेक्स्ट बताएंगे कि कौन सा रेजिड्यू बिगेस्ट है। थोड़ा सा आपने सोचना है और मुझे बताना है कि इसमें से कौन सा बिगेस्ट रेजिड्यू है जिसको हम रिलैक्स करने वाले हैं। टेबल को थोड़ा सा और एनहांस कर लिया हमने जी। तो अगर आप नोट करें यहाँ पर तो ऑफ कोर्स एक 189 है, एक 109 है, कोफिशिएंट वाइज 189 बिगेस्ट है, तो 189 से करना होगा। तो यहाँ पर आपने x1 की वैल्यू लेनी होगी माइनस का 189, वो आप ऑपरेशनल टेबल के अंदर जो x1 वाला वेरिएबल है उसको देखना होगा। तो यहाँ पर जो आपका आंसर है वो बनेगा +189, ये रिज़ल्ट होगा -27 हो जाएगा और ये रिज़ल्ट आएगा आपके पास +42। सिंप्लीफाई करेंगे तो ये +42 हो जाएगा, सिंप्लीफाई करेंगे तो ये -136 हो जाएगा और सिंप्लीफाई करेंगे तो ये रिज़ल्ट 0 के इक्वल होगा, राइट। अगेन हमारे पास एक रिज़ल्ट आ गया है, तो इसको जो है वो हम अपनी पर्पल कलर की बॉक्स में इसको ऐसे करके बंद कर लेते हैं। कुछ और आइटरेशन मैं आपके सामने ज़रा जल्दी से परफॉर्म कर लेता हूँ ताकि जो बातें मैं बताना चाह रहा हूँ वो आपके समझ आ जाए। तो उम्मीद है कि आपको अभी तक ये बातें समझ आ रही होंगी, राइट। अब आपने मुझे इसी तरह बताना है कि नेक्स्ट, मुझे ज़्यादा डिटेल में इसलिए जाना पड़ रहा है क्योंकि ये चीज़ बिल्कुल नहीं है आपके लिए। अब अगेन कौन सा रिज़ल्ट जो है वो आपका हाईएस्ट रेजिड्यू होगा जी। 136 ऑफ कोर्स नज़र आ रहा है, एक 42 है और एक 0 है, तो ऑफ कोर्स 132 होगा, 136 होगा। तो अब आपने यहाँ पर माइनस का 136 लिखना होगा, ये माइनस टाइम 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये प्लस का 136 हो जाएगा। इसी तरीके से ये +15 बन जाएगा आपके पास, इसी तरीके से ये +17 हो जाएगा। जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 17 आ जाएगा और ये बन जाएगा आपके पास 0 और ये आपके पास आ जाएगा 57। ठीक है जी। तो अब आपके पास एक और नया रिज़ल्ट आ गया, तो इस रिज़ल्ट को भी जो है वो हम एक रेक्टेंगल के अंदर बंद कर लेते हैं। कौन सी वैल्यू आपके पास आई है, माइनस का 136, ये आपके पास एक वैल्यू आ गई। ठीक है जी। तो इसी तरह आपने ये साइड, अब आप नोट करें कि रेजिड्यू जो है वो आपके पास देख रहे हैं कम होते जा रहे हैं, रेजिड्यूज़ जो है वो आपके पास कम होते जा रहे हैं, यानी उनकी जो वैल्यूज़ हैं वो मिनिमाइज़ होती जा रही है। तो इसी प्रोसेस को आप आगे बढ़ाते रहें। चले, मैं एक प्रॉब्लम है, इसी प्रॉब्लम को तो एटलीस्ट कंप्लीट कर लेता हूँ ताकि फिर आप इसको अच्छा समझ सकें और आप इसको चेक कर सकें। तो अब मैं थोड़ी अपनी स्पीड जो है वो इंक्रीज़ करूँगा और सिर्फ रिज़ल्ट्स पर फोकस करूँगा। प्रोसीजर आप समझ चुके हैं तो उस प्रोसीजर को आप एग्जैक्टली फॉलो कीजिएगा जी। तो अब आपका नेक्स्ट रेजिड्यू कौन सा है जो बिगेस्ट है, ऑफ कोर्स 57 होगा। तो 57 x3 से जब आप इसको रिलैक्स करेंगे तो ये आपके पास यहाँ आ जाएगा 57, ये बन जाएगा -57, ये रिज़ल्ट होगा +16 और ये रिज़ल्ट बन जाएगा +7। जब आप इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे दिस इज़ 24, ये रिज़ल्ट होगा आपके पास 16 और ये रिज़ल्ट बन जाएगा आपके पास 0।
तो अब आपके पास जो है वो एक और आंसर मिल गया है आपको। तो अगर अगेन उसको भी आप बॉक्स बना लें ताकि ये जो है वो आपका काम आसान हो सके। देखें एक और आंसर मिल गया, ठीक है जी। तो बहुत जल्दी से हम जो है वो अगेन अपने थोड़ा टेबल को इनहेंस कर लेते हैं, उसकी भी हमें ज़रूरत पड़ने वाली है। तो थोड़ा सा टेबल और बड़ा कर लेते हैं हम। ये मैं टेबल को आपके लिए बना रहा हूँ। ये जी, ये देखें, ये टेबल थोड़ा सा और बड़ा कर लेते हैं इसको, क्योंकि इसकी अभी हमें ज़रूरत पड़ेगी। राइट, ये हमने अपनी लाइंस जो बनानी है, मुझे पता है वीडियो की लेंथ थोड़ी सी बढ़ गई है, लेकिन ऑफ कोर्स ये आपके समझ आना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर ऑब्जेक्टिव जो है कि आप चीज़ों को डिटेल के साथ समझ जाएं। ये थोड़ी सी ये कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है, तो इसलिए इस प्रॉब्लम को मैं डिटेल के साथ आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है जी। जल्दी से अब नेक्स्ट रेजिड्यू को हम आप कम करते हैं जी। तो क्या आंसर होगा इसमें से बड़ा रेजिड्यू कौन सा है आपके पास? अब चेक करें तो क्या आंसर आया आपके पास, कौन सा रिज़ल्ट है। यानी अब 57 आपके पास बड़ा आंसर है ना। तो अब आप इसको जो है वो अच्छा ये हो गया। अब नेक्स्ट जो हमारा आंसर है वो क्या होगा, कौन सा है? 24, सॉरी। तो 24 बड़ा है, तो अब आपने क्या करना होगा कि इधर रखा आपने 24, यहाँ पर रखा आपने 24, ये हो जाएगा आपके पास माइनस का 24, यहाँ पर बन जाएगा +3, यहाँ पर आ जाएगा -5। तो जब आप इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो आपका आंसर यहाँ पर आ जाएगा 0, ये आंसर हो जाएगा आपके पास 19, और ये आंसर बन जाएगा आपके पास -7। राइट, अब मैं इसको बॉक्स बनाता हूँ, थोड़ी देर बाद बना लेता हूँ। अब अगेन आप देखें कि मेरे पास कौन सा रेजिड्यू है, यानी ये जो 19 है ये बिगेस्ट नंबर है। तो पहला काम तो ये करते हैं कि 19 को जो है वो हम रिलैक्स करते हैं जी। तो आपने यहाँ पर 19 को रिलैक्स किया, बॉक्स में बाद में बनाता हूँ, जिसकी वजह से ये -19 हो जाएगा। यहाँ पर रिज़ल्ट -2 जनरेट होगा, यहाँ पर रिज़ल्ट -2 जनरेट होगा। ये बन जाएगा आपके पास ये सॉरी -5 लिखा हुआ था, ये मैंने 7 लिख दिया। 0 -5 -5 होगा, ये मैंने गलत कर दिया जी। ये बनेगा आपके पास -7, और ये हो जाएगा 0, और इसी तरीक़े से ये रिज़ल्ट होगा आपके पास -2। राइट, बॉक्स को लाइन, एक और लाइन हम बना लेते हैं इस तरह, एक और हम लाइन बना ली है जी। अब इसमें से बड़ी वैल्यू कौन सी है आपके पास, तो उसको आप फिर जो है वो मिनिमाइज़ करने वाले हैं। तो जी जनाब, -2 और -7 में से ऑफ कोर्स -7 वाली वैल्यू बड़ी है, तो ये -7 हो जाएगा, यहाँ पर बेसिकली +7 हो जाएगा, और इसी तरीक़े से ये आपका -2 होगा, और ये इसी तरीक़े से आपका -1 होगा। तो जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बन जाएगा -3, और ये रिज़ल्ट होगा आपके पास -2, और ये वाला रिज़ल्ट 0 के इक्वल होगा। ज़रा मैं जल्दी से बॉक्सेस भी बना लेता हूँ इसमें, अदरवाइज़ जी एक तो इसके बाद ये हो जाएगा जी, एक इसके बाद यहाँ पर ये वाली वैल्यू हो गई, इसके बाद हमारे पास ये वाली वैल्यू हो गई, ठीक है। नहीं तो इन वैल्यूज़ को तो नहीं छेड़ना होता। तो बस अब अपने आंसर की तरफ हम नोट कर रहे हैं, तो कन्वर्ज हो रहा है ऐसा ऐसा। तो एक स्टेप हम और परफॉर्म करते हैं जी। तो अगेन अब आप बताएं कि इसमें से कौन सा आंसर जो है वो हाईएस्ट रेजिड्यू है। मुझे पता है कि आप ऑफ कोर्स समझ गए होंगे, लेकिन ये कि एक प्रोसेस अगर हम ठीक से समझ लें तो आसान हो जाता है। 2 और 3 में से ऑफ कोर्स ये आंसर -3 होगा, तो ये बेसिकली +3 हो जाएगा, और यहाँ पर 0 आ जाएगा, और यहाँ पर बेसिकली +1 हो जाएगा। तो जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आंसर 0 हो जाएगा, नोट करें 0 हो गया, ये आंसर -2 हो जाएगा, और इसी तरीके से ये आंसर +1 बन जाएगा। राइट, फिर चलते हैं एक नेक्स्ट आइटरेशन की तरफ, एक और आइटरेशन परफॉर्म करते हैं। अब बताइए कि इसमें से कौन सा आंसर जो है वो आपके पास 0, -2 और ऑफ कोर्स -2 होगा। तो अब इस -2 को हम रिलैक्स करते हैं, तो -2 को हमने रिलैक्स कर दिया, तो ये बन जाएगा बेसिकली +2। यहाँ पर जो रिज़ल्ट आएगा वो हो जाएगा +0, और यहाँ पर जो रिज़ल्ट आएगा वो रिज़ल्ट भी आएगा +0। तो आंसर हो जाएगा 0, ये आंसर भी बन जाएगा 0, और यहाँ पर आंसर आ जाएगा आपके पास 1। अब आपका जो बिगेस्ट रेजिड्यू है वो कौन सा है जी? अब आपका जो इसका बिगेस्ट रेजिड्यू वो ऑफ कोर्स 1 है, तो ये आप इसको 1 से कर लें,
1 से करेंगे तो ये एक्चुअली -1 होगा, ये 0 बन जाएगा आपके पास। ये तो पहले से 0 है तो ये 0 हो जाएगा, ये वाला वैल्यू 0 हो जाएगी। और इसी तरीक़े से ये वाली वैल्यू भी आपके पास 0 हो जाएगी। तो ये है आपका रिज़ल्ट। जो हमारे पास बॉक्सेस रह गए हैं उनको भी हम जो है वो कंप्लीट कर लेते हैं। जैसे ये भी बॉक्स है, ये बॉक्स है, और ये वाला भी हमारा बॉक्स में रिज़ल्ट है। तो अब आपने करना क्या है, नोट करें कि जो तमाम के तमाम रेजिड्यूज़ हैं वो आपके पास सारे 0 हो गए हैं। ठीक है जी। अब आपने लास्ट काम क्या करना है कि जो x1 का जो कंप्लीट कॉलम है इन सारे नंबर्स को ऐड करना है। यानी फॉर एग्जांपल ऐड करने का मतलब जो जैसी साइन उस साइन के साथ x2 वाले नंबर्स को ऐड करना है, x3 वाले नंबर्स को ऐड करना है। और आपको याद होगा इनिशियली हमने उसको 1000 से मल्टीप्लाई किया था, तो सिंप्लीफाई करने के लिए हम 1000 से इसको डिवाइड भी करने वाले हैं। तो ये जो आपके पास ये जो आपके पास x1 का जो रिज़ल्ट है ये आ जाएगा 999 जब आप उनको ऐड कर देंगे और उसको आप 1000 से डिवाइड भी कर दें। इसी तरीके से जो x2 का रिज़ल्ट है वो बन रहा है आपके पास 1000, इसको भी आप 1000 से डिवाइड कर दें। और x3 की जो एडिशन है वो बन रहा है आपके पास 1000, इसको भी आप 1000 से डिवाइड कर लें। तो इसको सिंप्लीफाई कर लें तो आपके पास x1 का आंसर 0.9999 बन जाएगा, x2 का आंसर डेफिनेटली 1 हो गया, x3 का आंसर भी डेफिनेट 1 हो गया। तो इसको भी जब आप अप्रॉक्सीमेट करके लिखना चाहेंगे तो ये जो है वो कन्वर्ज हो रही है वैल्यू 1 की तरफ। तो x1 भी 1 के इक्वल होगा, यहाँ पर x2 भी 1 के इक्वल होगा और x3 भी 1 के इक्वल होगा, राइट। तो इस तरीके से आपने अपने तमाम के तमाम मेथड, तमाम के तमाम रिज़ल्ट्स को जो है वो रेजिड्यूज़ को मिनिमाइज़ कर लिया और आप अपने रिक्वायर्ड रिज़ल्ट की तरफ कन्वर्ज कर गए। यही आपका जो है वो फाइनल आंसर है। लेकिन कंप्यूटर एप्लीकेशन इसलिए मुश्किल है क्योंकि हर स्टेज के अंदर यानी आपको मैक्सिमम रेजिड्यू सर्च करना पड़ रहा है मैनुअली। तो इसीलिए इसका प्रोग्राम लिखना जो है वो थोड़ा सा हमारे लिए मुश्किल हो जाता है, क्योंकि हमें इसे मैनुअली जो है वो सर्च करना पड़ता है। तो इस तरह आप जो है वो रिलैक्सेशन मेथड को परफॉर्म कर सकते हैं बहुत डिटेल के साथ, स्टेप बाय स्टेप मैंने आपके सामने कर दिया है। अच्छा, इसमें जो 2 काम मैंने स्टार्टिंग में किए हैं उसको मैं वो ये है कि मैंने जो डायगोनल वाले एलिमेंट हैं उनको माइनस में रखा था और माइनस लाना था, उसके कोफिशिएंट को 1 करा था। और फिर दूसरा काम ये किया था कि जो मेरा रेजिड्यू वाला जो टेबल है इसमें जो है वो मैंने उसको जो रेजिड्यूज थे उनको 1000 से मल्टीप्लाई भी कर लिया था ताकि मेरा काम करना आसान हो जाए, और आखिर में 1000 से डिवाइड कर लिया था। तो ये आपकी अपनी चॉइसेस हैं। तो मैं आपको इसकी एक और एग्जांपल करवाऊंगा जिसमें ये सारे काम हम नहीं करेंगे, मतलब हम 1 भी नहीं करेंगे, डायरेक्टली भी कर सकते हैं। तो इन दोनों में से जो भी अप्रोच आपको सिंपल लगे वो कर लीजिएगा। तो इंशाल्लाह इसके जो पार्ट 2 है बेसिकली रिलैक्सेशन मेथड के, उसके अंदर उस एग्जांपल को मैं डिस्कस करूँगा। तो रिलैक्सेशन की दोनों जब आप पार्ट कंप्लीट हो जाएंगे तो वो मेथड दोनों पार्ट में कवर हो जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और अपने कमेंट ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।